अध्याय 496 महिलाओं के विचारों को समझना सचमुच कठिन है। शेन मियामियान ने लापरवाही से जवाब दिया, यह आपके परिवार का व्यवसाय है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यह अच्छी बात थी कि लू सियुआन यहाँ नहीं थी, नहीं तो निश्चित रूप से कोई बहस हो जाती। गू जियानबिन उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसने बस यही कहा था, और जब वह सहमत हो गया तो उसने दावा किया कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। महिलाओं के विचारों को समझना वास्तव में कठिन है। झांग कियान को उम्मीद नहीं थी कि उसका चचेरा भाई वास्तव में शेन मियामियान को जानता होगा। स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों का पुराना इतिहास है। अगर उसे पता होता तो वह अपने चचेरे भाई को साथ नहीं लाती। अगर उसे इसके लिए नौकरी से निकाल दिया जाता तो उसकी बहन घर पहुंचने पर उसे मार डालती। उसकी चिंतित उपस्थिति को देखते हुए गू जियानबिन ने कहा, मिया झांग कियान को पता नहीं था कि पहले क्या हुआ था। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आशा है कि आप उसे नौकरी से नहीं निकालेंगे या इसके कारण उसके प्रति कोई अन्य शिकायत नहीं रखेंगे। मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? शेन मियामियान ने उस पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डाली। अपने पिछले जीवन में गू जियानबिन ऐसा ही था। अच्छे आदमी की भूमिका निभाता था जबकि झो सियू उसे धमकाता था। वह हमेशा दयालु होने का दिखावा करता था। उससे बच्चों की देखभाल करने, उनके माता पिता की देखभाल करने में मदद करने के लिए कहते हुए वह कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देता था। फिर भी उसका वास्तव में कभी भी बच्चों या माता पिता को अपनी देखभाल में लेने का इरादा नहीं था। ये पवित्र आचरण वास्तव में कष्टप्रद था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गू जियानबिन के पास शब्द नहीं थे और वह अपनी गरिमा बरकरार नहीं रख सका। ये देखकर झांग कियान ने तुरंत शेन मियामियान से माफ़ी मांगी। मियामियान, मुझे क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि आपका कोई पिछला झगड़ा था। कृपया इस वजह से उसे नौकरी से न निकालें। काम थका देने वाला नहीं था। दोपहर का खाना अच्छा था और उसे घर पर अपने जीजाजी के मूड का ध्यान नहीं रखना पड़ता था। उसे वास्तव में ये काम पसंद आया। मिया, इससे पहले कि गू जियानबिन कुछ और कह पाता, शेन मियामियान ने उसे ठंडे स्वर में टोक दिया। हम करीब नहीं हैं। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। गू जियानबिन उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये लड़की, इसकी बातें इतनी बेरहम थीं। इसने दूसरों के लिए कोई चेहरा नहीं छोड़ा। एक व्यवसायी व्यक्ति के रूप में इतनी अडिग होने के कारण वह लंबे समय तक व्यवसाय को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी। मिया झांग कियान की आंखें लाल हो गईं। वह वास्तव में बर्खास्त किए जाने को लेकर चिंतित थी। चलो पहले खाना खा लें। शेन मियामियान ने यह नहीं बताया कि क्या वह अपना गुस्सा उस पर निकालेगी। नहीं, उसने ये कहा कि वह ऐसा नहीं करेगी। वहाँ गू जियानबिन के साथ वह निश्चित रूप से बहुत उदार नहीं दिखना चाहती थी। झांग कियान उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अपनी नौकरी खोने के जोखिम पर उसे भूख कैसे लग सकती है? शेन मियामियान के लगातार ठंडे व्यवहार को देखकर गू जियानबिन को पता था कि वहां खड़े रहने से उसे केवल नाराजगी ही झेलनी पड़ेगी। इसलिए उसने झांग कियान को स्टोव के बाहर बुलाया। मैं मूल रूप से सिर्फ आपके काम के माहौल की जांच करना चाहता था। मुझे आपकी नौकरी खतरे में पड़ने की उम्मीद नहीं थी। गू जियानबिन को झांग कियान की पारिवारिक स्थिति के बारे में पता था और उसके प्रति सहानुभूति थी, चूंकि वे चचेरे भाई बहन थे। उन्होंने कहा, अगर वह वास्तव में तुम्हें नौकरी से निकालती है तो डरो मत। तुम कुछ समय के लिए मेरे घर पर रह सकते हो और मैं बाद में नौकरी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। बस जाओ।
गु जियानबिन के साथ आगे की बातचीत में शामिल न होते हुए झांग कियान ने चिढ़कर उत्तर दिया, मुझे काम के घंटों के दौरान लंबे समय तक बाहर नहीं रहना चाहिए। नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा उसे इतनी अच्छी नौकरी कहाँ मिल सकती थी। हर कोई जानता था कि उसकी चाची किस तरह की इंसान थीं। उसके घर जाना अपनी बहन के साथ रहने से भी बदतर था। ये देखकर कि उसके मन में उसके प्रति कुछ नाराजगी है, गु जियानबिन असहाय था और केवल सिर हिला सका। फिर मैं चला जाऊंगा, अगर कुछ भी हो तो मेरे पास आओ। गु जियानबिन को विदा करने के बाद झांग कियान दुकान पर लौटा और पाया कि जियाओकुई और शेन मियामियान पहले से ही अपना भोजन कर रहे थे। उसे अंदर आते देखकर शेन मियामियान ने फिर से पुकारा, चलो खाओ, अगर तुम बहुत देर तक इंतजार करोगे तो नूडल्स गीले हो जाएंगे। झांग कियान ने कटा हुआ पोर्क नूडल्स का अपना कटोरा उठाया और धीरे धीरे कुछ काट लिया। रोकने के बावजूद वह डरपोक होकर पूछने से खुद को नहीं रोक सकी, मियां, क्या आप कृपया मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते? उद्धरण चिन्ह। पूरे लिचेंग में इतने सारे लोगों के साथ इन दोनों के बीच अतीत में संघर्ष क्यों हुआ? अध्याय 497 निष्क्रिय चैट। आपको नौकरी से निकालने के बारे में किसने कुछ कहा? शेन मियामियान ने अपना सिर उठाया, उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह है, तुम हो। जब तक आप अपना काम अच्छी तरह से करते हैं, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अब से उसे यहाँ मत लाओ, मुझे वह पसंद नहीं है। उसका मतलब बहुत स्पष्ट था। वह सिर्फ गु जियानबिन की वजह से झांग कियान को नौकरी से नहीं हटाएगी, और इसी तरह वह सिर्फ अतीत की वजह से झांग कियान को माफ नहीं करेगी। उस समय उसे इस घटना से कोई कष्ट नहीं हुआ था, लेकिन वह यह नहीं भूल सकती थी कि उसके पिछले जीवन में क्या हुआ था। धन्यवाद मियामियान, मैं निश्चित रूप से उसे अगली बार नहीं आने दूंगा। झांग कियान अचानक मुस्कुराई। अब वह अपने नूडल्स खाने में सक्षम थी, क्योंकि उसने सुबह केवल थोड़ी सी कॉन्गी खाई थी, फिर पूरी सुबह काम किया और पहले से ही भूखी थी। भोजन समाप्त करने के बाद और ये देखने के बाद कि दुकान बहुत व्यस्त नहीं थी, शेन मियामियान टहलने के लिए बाहर चला गया और वापस लाने के लिए तरबूज खरीदने की योजना बना रहा था। गर्मी की तपिश में मौसम अविश्वसनीय रूप से गर्म था, और तरबूज खाने से ताजगी मिलेगी और व्यक्ति अधिक आरामदायक महसूस करेगा। जियाओकुई, आप और मियामियान एक ही गांव से हैं। हो, इस समय स्टोर में कोई ग्राहक नहीं होने के कारण और आसपास बैठने के लिए कोई काम नहीं होने के कारण झांग कियान ने जियाओकुई के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। आमतौर पर जियाओकुई और शेन मियामियान को हमेशा एक साथ देखा जाता था, इसलिए झांग कियान को कभी भी जियाओकुई के साथ निजी तौर पर बातचीत करने का मौका नहीं मिला। उनकी बातचीत सुनकर ही वह जानती थी कि वे एक ही गांव से हैं। हाँ, हमारे परिवार पड़ोसी हैं और हम एक साथ बड़े हुए हैं। यह कोई रहस्य नहीं था जिसे जियाओकुई प्रकट नहीं कर सका। उसने सहमति में सिर हिलाया। दोनों लगभग एक ही उम्र के थे, और क्योंकि उसे लगा कि झांग कियान एक सभ्य व्यक्ति है, वह उसके साथ भी एक बेहतर रिश्ता बनाना चाहती थी। आखिरकार एक बार जब मियामियान स्कूल लौट आया, तो उन दोनों को एक साथ स्टोर चलाना होगा। यदि केवल एक ही व्यक्ति होता तो उसे संभालना बहुत व्यस्त होता, और वे खाने के लिए दूर जाने में भी सक्षम नहीं होते। यह अच्छा है, झांग कियान ने ईर्ष्या से कहा। अगर मेरी भी कोई अच्छी दोस्त होती जो बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई और मुझे अपने स्टोर में मदद करने देती, तो ये बहुत अच्छा होता। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वे सभी दैनिक आधार पर एक जैसा खाना खाते थे,
फिर भी वह महसूस कर सकती थी कि शेन मियामियान उसके और जियाओकुई के साथ अलग अलग व्यवहार करता था। हमेशा जियाओकुई के साथ काम पर जाता था और वापस आता था। दोनों युवतियां एक साथ रहती थीं। रात में बातचीत करने में सक्षम थीं। उन्हें अपनी बहन और जीजा से तिरस्कार का सामना नहीं करना पड़ता था जैसा कि उन्हें घर लौटने पर हुआ था। उसे बोलते हुए उदास होते देख जियाओकुई को भी उसके प्रति कुछ सहानुभूति महसूस हुई। अपनी बहन के घर में रहना आसान नहीं था। अपना पैसा अच्छी तरह से बचाएं और भविष्य में एक बार जब आप पर्याप्त बचत कर लें तो बाहर निकलें और अपने दम पर जिएं। आपकी वर्तमान मजदूरी 30 महीने है। कुछ अपनी बहन को दें और बाकी बचाएं। आप 1 साल में काफ़ी बचत करने में सक्षम होंगे। जियाओकुई ने कहीं और काम नहीं किया था, लेकिन वह गांव के अन्य लोगों से जानती थी कि शहर में काम करना कठिन काम था और वे महीने में केवल 20 से अधिक कमाते थे। मियामियान ने जो वेतन की पेशकश की वह काफ़ी अधिक थी। अब उसे दोपहर का भोजन दिया गया और इतनी अच्छी जगह पर रहने की अनुमति दी गई। वह सचमुच संतुष्ट थी। मेरा सारा पैसा मेरी बहन को जाना है, झांग कियान ने इस विषय पर बात करते हुए शिकायत की। जैसे ही मुझे मेरी मजदूरी मिलती है, मेरी बहन निश्चित रूप से सब कुछ ले लेती है। वह मुझे कुछ भी बचाने नहीं देती। उसके जीजा का स्वभाव बुरा था और वह उसे अप्रिय महसूस कराना पसंद करता था। जरा सा उकसाने पर गाली देता था और उसकी बहन को भी उसे डांटने में मजा आता था। उसके लिए ये दिन काफ़ी थे। यदि उसकी बहन की तरह शहर में शादी करने की इच्छा न होती तो वह किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई होती। जियाओकुई उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये 2 बहनों के बीच का मामला था और उसे लगा कि यह उसके लिए ज्यादा कहने का अधिकार नहीं है। झांग कियान ने चिल्लाकर आह भरी, मुझे नहीं पता कि मेरी इस जिंदगी का अंत कब होगा। तुम अभी भी जवान हो। आगे बहुत सारे अच्छे दिन आएंगे। जियाओकुई उसे सांत्वना के केवल कुछ शब्द ही दे सकी। जैसे ही झांग कियान जवाब देने वाली थी, उसने दाजुन को सब्जियों से भरी गाड़ी खींचते हुए देखा, इसलिए उसकी जीभ की नोक पर जो शब्द थे वे वापस निगल लिए गए। अध्याय 498। चिंता। दाजुन ने बैलगाड़ी खड़ी की और जल्दी से सब्जियों को दुकान में ले जाना शुरू कर दिया। जियाओकुई तुरंत मदद के लिए बाहर गई, लेकिन दाजुन ने उसे रोक दिया। अपने कपड़े गंदे मत करो, मैं इसे संभाल सकता हूँ। जियाओकुई पतला और युवा था। दाजुन की नज़र में वह उसकी छोटी बहन की तरह थी। भारी सामान उठाना पुरुषों का काम था। कोई बात नहीं, अगर यह गंदा हो गया तो मैं इसे धो दूंगा। कुछ समय तक दाजुन के साथ बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए थे। जियाओकुई वास्तव में दाजुन को पसंद करती थी। उसे लगता था कि वह एक अच्छा इंसान था, केवल उनके पैर में ही समस्या थी। लेकिन जब भी उन्हें याद आता कि एक सैनिक के रूप में सेवा करते समय वह घायल हो गए थे, तो उनके प्रति उनकी प्रशंसा बढ़ जाती थी। जब झांग कियान ने जियाओकुई को चीज़ों को स्थानांतरित करने में मदद करते देखा, तो वह भी मदद करने के लिए दौड़ पड़ी। उन तीनों के काम करने से भार तेजी से हट गया। दाजुन ने अपने चेहरे और गर्दन से पसीना पोंछा। क्या स्टोव में कोई भारी काम करना है? उद्धरण चिन्ह। नहीं। जियाओकुई ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने एक कप लिया और उस पर थोड़ा पानी डाला। यहाँ, दाजुन, थोड़ा पानी लो। धन्यवाद। दाजुन ने पानी लिया और कुछ बड़े घूंट में गटक लिया। फिर पूछा, दुकान में कोई परेशानी पैदा करने नहीं आया है ना? उद्धरण चिन्ह। व्यवसाय अच्छा चल रहा था और केवल कुछ युवा लड़कियां स्टोव चला रही थीं। उन्हें चिंता थी कि कुछ उपद्रवी जानबूझकर समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जियाओकुई ने अपना सिर हिलाया। नहीं,
जो लोग सब्जी खरीदने के लिए दुकान पर आते हैं वे सभी चाची और बड़ी बहनें हैं। वे काफी विनम्र हैं। दाजुन को राहत मिली। वह थोड़ी देर के लिए दुकान में बैठा रहा और ये देखकर कि मियामियान वापस नहीं आया है, वह ये पूछे बिना नहीं रह सका, मियामियान कहाँ गई थी? उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर मियामियान दुकान में ही रहता था और इधर उधर नहीं घूमता था। हालांकि शेन मियामियान बॉस थी, फिर भी वह छोटी थी। दाजुन उनके साथ छोटी बहनों की तरह व्यवहार करती थी और कभी कभी स्टोव में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती थी। वह तरबूज खरीदने गई थी। जियाओकुई ने जवाब दिया। दाजुन ने भौहें चढ़ाईं, क्या तरबूज खरीदने में इतनी देर लग रही थी? वह शेन मियामियान के चरित्र को जानता था। वह कुशल थी और उसे टाल मटोल करना पसंद नहीं था। बाहर तापमान कम से कम 31 या 32 डिग्री था। बहुत गर्मी थी और वह बाहर घूमने वालों में से नहीं थी, इसलिए उसे अब तक वापस आ जाना चाहिए। इस विचार के साथ वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं शौचालय का उपयोग करने जाऊंगा। जियाओकुई और झांग कियान ने उसे जाते हुए देखा और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। स्टोव में कोई शौचालय नहीं था, इसलिए यदि आप इसका उपयोग करना चाहते थे तो आपको बाजार के पास सार्वजनिक शौचालय में जाना पड़ता था। वे आमतौर पर ऐसा ही करते थे। शेन मियामियान, जिसने अभी अभी तरबूज खरीदा था, इस बात से अनजान था कि दाजुन उसकी तलाश में बाहर आया था। 10 किलोग्राम से अधिक वजन वाले तरबूज को पकड़कर वह केवल कुछ ही कदम चली थी जब पास के एक रेस्तरां के मालिक ने उसे रुकने के लिए बुलाया। मिस, एक क्षण रुकें, क्या आपको कुछ चाहिए? शेन मियामियान ने दुकान से निकले मालिक को हैरान होकर देखा। वह कुछ परिचित लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने उस सुबह उसकी दुकान से सब्जियां खरीदी थीं। मिस, मैंने आज सुबह आपके यहाँ से सब्जियां खरीदी, क्या आपको याद है? उद्धरण चिन्ह। वह आदमी सौम्यता से मुस्कुरा रहा था। उसका कोई बुरा इरादा नहीं दिख रहा था। मुझे याद है। ठीक है, मैं इस रेस्तरां का मालिक हूँ और मुझे हर दिन बहुत सारी सब्जियां और मांस खरीदना पड़ता है। मैं आपसे कीमतों के बारे में बात करना चाहता हूँ और आगे बढ़ते हुए मैं आपके स्टोर से वह उत्पाद खरीदना चाहूँगा जिसकी हमें आवश्यकता है। उसने उसके पसीने से भरे माथे और उसकी बाहों में भारी तरबूज को देखते हुए कहा, बाहर गर्मी है और उस तरबूज को पकड़ना थका देने वाला होगा। अगर हम चर्चा करने के लिए अपने रेस्तरां के अंदर जाएं तो कैसा रहेगा? उद्धरण चिन्ह। हालांकि सब्जी बाजार उसके ठीक बगल में था, लेकिन वहां बेची जाने वाली सब्जियां थोक में उगाई गई थीं और उनका स्वाद ग्रामीण इलाकों जितना अच्छा नहीं था। पकाने पर स्वाद भी अलग था। पिछले कुछ दिनों में कई बार उससे सब्जियां खरीदने के बाद उसके यहाँ खाना खाने वाले ग्राहकों ने टिप्पणी की थी कि यह कितनी सुगंधित है। उसके जैसे रेस्तरां के लिए जहां हर दिन और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदनी पड़ती थीं। निश्चित रूप से वह कीमतें यथासंभव कम रखना चाहता था, यह महसूस करते हुए कि यह एक व्यावसायिक प्रस्ताव था। शेन मियामियान ने रेस्तरां के अंदर झांका। ये काफी अच्छी तरह से सजाया गया था। अन्य छोटे भोजनालयों से बड़ा था। अंदर ग्राहकों की 3 टेबलें भोजन कर रही थीं। मालिक को ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में व्यवसाय के बारे में बात करना चाहता था। अध्याय 499, व्यवसाय के बारे में बात करना। निश्चित रूप से, शेन मियामियान ने सिर हिलाया और मालिक के पीछे दुकान में चला गया, ये जानते हुए कि उसकी कम उम्र ने दूसरों के लिए उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार करना आसान बना दिया है। ये सोचकर कि उसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और कम कीमतों के लिए दबाव डाला जा सकता है। इसलिए उसने बहुत चतुर होने का नाटक करते हुए जानबूझकर सख्त चेहरा बना लिया।
ये देखकर कि वह सहमत हो गई, बॉस उसे जल्दी से दुकान में ले गया और प्रवेश द्वार के पास एक खाली मेज पर बैठा दिया। शेन मियामियान ने बोलने की कोई जल्दी नहीं करते हुए तरबूज को मेज पर रख दिया। उसने सभी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए शांति की रणनीति अपनाने का फैसला किया। बॉस ये देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। युवा लड़की, देखो, मेरा रेस्तरां वास्तव में अच्छा व्यवसाय करता है। हर दिन वहाँ 1 दर्जन से अधिक टेबल पर लोग खाना खाते हैं और हम हर दिन मांस और सब्जी दोनों के बहुत सारे व्यंजन खरीदते हैं। एक व्यवसायी की तरह उसने अपनी मांग बताकर शुरुआत की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे दुकान पर आने के लिए कहा, उसे ये दिखाने के लिए कि व्यवसाय कितना अच्छा था, कम कीमत पाने के लिए बड़ी मांग के तर्क का उपयोग करने की उम्मीद में। हालांकि उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि इस रेस्तरां का व्यवसाय वास्तव में अच्छा था। बॉस, जब आपने बाजार से सब्जियां खरीदी तो कीमतें क्या थीं? शेन मियामियान को पता था कि रेस्तरां मालिक आमतौर पर बेहतर कीमत पाने के लिए अपनी खरीदारी की जगह तय करते हैं। दुश्मन और खुद को जानना हर लड़ाई में जीत सुनिश्चित करता है। एक पल इंतजार करें। वह आदमी उठा, काउंटर पर वापस गया और एक हस्तलिखित सूची लेकर आया। ये वे कीमतें हैं जो मैं सब्जी बाजार में चुकाता हूँ। शेन मियामियान ने उस पर नज़र डाली और सोचा कि कीमतें अविश्वसनीय रूप से कम थीं। यदि सब्जी बाजार उसे इन कीमतों पर बेचता है तो वे अपने अंडरवियर तक सब कुछ खो देंगे। ये स्पष्ट था कि आदमी ने उसके साथ सौदेबाजी करने के लिए इसे पहले से तैयार किया था, लेकिन उसने उसे उजागर नहीं किया। बॉस, मैं ये कीमतें नहीं कर सकती, उसने कहा। मुझे पता है कि आपकी सब्जियां स्वयं ही लाई और खरीदी जाती हैं, जिसकी लागत वास्तव में अधिक होती है, इसलिए मैंने आपको कुछ अधिक देने की तैयारी की है। ऐसा लगता है कि उस आदमी को उसके इनकार का अनुमान था और वह दूसरी सूची के लिए काउंटर पर वापस चला गया। यह वह कीमत है जो मैं आपको देने की योजना बना रहा हूँ। शेन मियामियान ने सूची ली और उसकी आंखों में मनोरंजन का एक संकेत झलक गया। ये बॉस अपने काम में पूरी तरह से निपुण था। सूची में कीमतों को देखने के बाद उसने फिर से अपना सिर हिलाया। क्षमा करें, बॉस, मैं अभी भी इस कीमत पर ऐसा नहीं कर सकती। ये सुनकर वह आदमी परेशान हो गया और उसने अनुमान लगाया। युवा लड़की, क्या तुम निर्णय लेने वाली नहीं हो? अपनी इच्छानुसार कीमत कम करने से डरती हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। वह उचित मूल्य की पेशकश कर रहा था। खरीदारी की मात्रा को देखते हुए यह विश्वास करना कठिन था कि युवा लड़की इतनी शांत दिख रही थी, जिससे वह हैरान हो गया कि वह क्या सोच रही थी। उसने मान लिया था कि चूंकि वह छोटी थी, इसलिए कीमत कम करना आसान होगा। मेरे भाई के पास ये दुकान है। वह आमतौर पर यहाँ के मामलों को नहीं संभालते हैं। ये सब मेरे द्वारा प्रबंधित किया जाता है। मैं मूल्य निर्धारण के मामलों पर निर्णय ले सकता हूँ, लेकिन इस कीमत पर उसकी सब्जियां खरीदना निश्चित रूप से सवाल से बाहर था। ये कीमत बिल्कुल लाभदायक नहीं थी। ये दाजुन को बिना कुछ लिए यात्रा करने के बराबर होगा। व्यवसाय करना पैसा कमाने के बारे में है। यदि कोई लाभ नहीं है तो चिंता क्यों करें? सब्जियां बेचना अन्य व्यवसायों की तरह नहीं है। पहले खोकर बाद में हासिल करने जैसी कोई बात नहीं है। तो क्या दाम दोगे? बॉस ने ये देखने के लिए उस पर सवाल वापस फेंकने का फैसला किया कि वह कितनी छूट देने को तैयार है। कुछ देर सोचने के बाद जवाब देने के बजाय शेन मियामियान ने जवाबी सवाल किया। बॉस, क्या आपके रेस्तरां को मछली की ज़रूरत है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, बॉस ने सिर हिलाया। आपको किस प्रकार की मछली चाहिए? उद्धरण चिन्ह। क्रूसीन कार्प, ग्रास कार्प, ब्लैकफिश,
सामान्य तैयारियां क्या हैं? उद्धरण चिन्ह। उबला हुआ, सोया सॉस में पकाया हुआ, मीठा और खट्टा। इन्हें तैयार करने के ये सबसे सामान्य तरीके थे। वह किसी अन्य को नहीं जानता था। मैं आपको कुछ मछली के व्यंजन सिखाऊंगा जो ग्राहकों के बीच लोकप्रिय होने की गारंटी देते हैं। और बदले में आप अपनी सारी मछलियां मुझसे खरीदते हैं। ये कैसा लगता है? इस तरह के एक बड़े रेस्तरां के साथ। उनके पास निश्चित रूप से रेफ्रिजरेटर थे। यदि भाई जून सुबह मछली लाता तो बॉस उसे आसानी से रेफ्रिजरेटर में रख सकता था और मछली खराब नहीं होती। अध्याय 500। क्या आप सावरब्रेटन बना सकते हैं? उसे ये कहते हुए सुनकर वह आदमी कुछ बार हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसके स्वर में अपमान की झलक थी। युवा महिला, मैं यह नहीं कहूँगा कि लिचिंग में मेरा खाना बनाना सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसे कई रेस्तरां नहीं हैं जो मेरे परिवार के भोजन की तुलना में स्वादिष्ट बना सकें। बस मेरे व्यवसाय को देखें और आपको पता चल जाएगा। आप क्या सोचते हैं? आप मुझे जो मछली का व्यंजन बनाना सिखाती हैं, वह एक बड़ी हिट होगी? उद्धरण चिन्ह। वे मछलियाँ, क्या उन्हें पकाने की कुछ विधियाँ ही नहीं हैं? उन्होंने अन्य शहरों का भी दौरा किया था, लेकिन मछली खाने का कोई विशेष नया तरीका कभी नहीं देखा। ये युवा लड़की अपनी जगह न पाकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जहाँ तक उनकी प्रतिक्रिया की बात है, शेन मियामियान बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। वास्तव में एक किशोर लड़की के लिए यह आसान नहीं था कि जब वह ऐसी बातें कहे तो उसे गंभीरता से लिया जाए, लेकिन जब से उसने बोला था, उसे निश्चित रूप से विश्वास था कि वह एक स्वादिष्ट मछली का व्यंजन बना सकती है। उसने शांति से पूछा, बॉस, क्या आप अचार वाली गोभी मछली बनाना जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। मसालेदार गोभी मछली? बॉस चौंका। ये नाम उन्होंने पहली बार सुना था और कुछ संदेह के साथ उन्होंने पूछा, क्या आप इसे पका सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा लड़की ने इसे मौके पर ही बना लिया हो? उसने मछली खाने के इस तरीके के बारे में कभी नहीं सुना था। शेन मियामियान ने सिर हिलाया और लापरवाही से 2 अन्य व्यंजनों का उल्लेख किया। कटी हुई मिर्च के साथ मछली का सिर, गर्म तेल में तली हुई मछली। बॉस के हाव भाव बदल गए। इस बात को छोड़ दें कि क्या ये 3 व्यंजन उसके द्वारा बनाए गए थे, तो उनके नाम सुनने से ही वे काफी ऊंचे दर्जे के लग रहे थे। यदि यह युवा लड़की वास्तव में उन्हें बनाना जानती, तो क्या उसके स्टोव का व्यवसाय और भी बेहतर नहीं होता? उसके शांत चेहरे को फिर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसने सचमुच विस्तृत दुनिया देखी है और ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। बॉस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। युवा महिला, क्या तुम सचमुच ये मछली के व्यंजन बना सकती हो और मुझे सिखाने को तैयार हो? उद्धरण चिन्ह। उसे लगा जैसे यह एक बड़ा पुरस्कार जीतने जितना असंभावित था। प्रारंभ में खाना बनाना सीखने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और अपने गुरु को कई उपहार दिए, इससे पहले कि वह उन्हें सिखाने के लिए तैयार होते। अंकल, मैं कोई रेस्तरां नहीं चला रहा हूँ। आपको मछली पकाना सिखाने से मेरे परिवार का व्यवसाय नहीं छिन जाएगा। इसके विपरीत, यदि आपका व्यवसाय अच्छा चलता है और आप मुझसे सब्जियां खरीदते हैं, तो यह मेरे लिए भी फायदेमंद होगा। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं सिखा सकता। शेन मियामियान ने अब बॉस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर बातचीत अच्छी रही तो वे निस्संदेह लगातार संपर्क में रहेंगे। उम्र के आधार पर उसके लिए उसे चाचा कहना उचित था। लेकिन आपकी दुकान मछली नहीं बेचती। मैं आपके लिए ग्रामीण इलाकों से जंगली मछलियां ला सकता हूँ। ग्रामीण इलाकों की मछलियां सस्ती और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली हैं। आपको नुकसान नहीं होगा। रेस्तरां में रेफ्रिजरेटर हैं। यहाँ ताजी मछलियाँ
लाने और उन्हें सीधे रेफ्रिजरेटर में रखने से वे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। इस युग में जब मछली खाने की बात आती है तो लोग जीवित मछली पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि आर्थिक स्तर और उपकरण दोनों अभी उस मानक तक नहीं हैं। इस बार बॉस को समझ आ गया। यह वह युवा लड़की के साथ बातचीत नहीं कर रहा था, यह वह युवा लड़की थी जो उसे जैतून की शाखा भेंट कर रही थी। अपनी पिछली मानसिकता को बदलते हुए उन्होंने शेन मियामियान के साथ एक वयस्क की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। युवा महिला, मैं देख रहा हूँ कि आप एक सीधी सादी इंसान हैं, और मैं भी सीधी सादी हूँ। मुझे सीधे बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने विचार मेरे साथ साझा करें और मैं देखूंगा कि क्या मैं उन्हें स्वीकार कर सकता हूँ। अंकल, जब आपने इसे इस तरह से कहा है तो मैं स्पष्ट रूप से बोलूंगा, शेन मियामियान ने संक्षेप में मुस्कुराया। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। एक चतुर और चतुर व्यवसायी की तरह, मैं तुम्हें मछली पकाना सिखाऊंगा, और भविष्य में जो भी मछलियाँ और सब्जियाँ तुम बेचोगे उन्हें मेरे परिवार से खरीदना होगा। बेशक, मैं अपना कौशल मुफ्त में नहीं दूंगा, लेकिन मैं कोई अत्यधिक मांग भी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें मछली और सब्जियों पर कोई छूट नहीं दूंगा। तुम बस उन्हें मेरी दुकान में सामान्य कीमत पर खरीद सकते हो। ये कैसा लगता है? उद्धरण चिन्ह।